क्या हुआ रे मनीष, कहाँ देख रहा है? कहीं नहीं भैया। सामने देख वरना किसी से भिड़ जाएगा। मनीष ने भले ही अपने मन की बात अपने बड़े भाई से छुपा ली, लेकिन उमेश ने अपने छोटे भाई की नजरें अच्छे से पढ़ ली थी। ये ले छोटे, वो क्या कहते हैं, हैप्पी वाला बर्थडे। थैंक यू भैया, पर इसमें है क्या? खुद ही खोल के देख ले। मनीष ने कुछ ही मिनटों में वो तोहफा खोल लिया और फिर, अरे भैया, पर आपको कैसे पता चला कि मुझे ये जूते पसंद हैं? मेरा छोटा भाई है तू, तुझे क्या लगता है तू कहेगा तभी तेरे मन की बात समझूंगा क्या? लेकिन ये जूते तो बहुत महंगे हैं भैया, आप इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? तू वो सब छोड़ना और जल्दी से इन्हें पहन कर दिखा, चल जल्दी कर। रुको भैया, पहले पैर धोकर आता हूँ, फिर पहनूंगा। उमेश सच बता, जूते खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाया? बस हो गया था इंतजाम। माँ तुमने देखा उन जूतों को देखकर मनीष कितना खुश है। हाँ देखा मैंने, पर तू बात को टाल मत। देख तुझे मेरी कसम, मुझे सब सच सच बता। वो माँ, मैंने अपनी साइकिल बेच दी। क्या तेरा दिमाग खराब है क्या? इन जूतों के लिए साइकिल बेच दी? अब फैक्ट्री पैदल जाएगा क्या? माँ कुछ ही सालों की तो बात है, एक बार मनीष अपने पैरों पर खड़ा हो जाए फिर कोई परेशानी नहीं होगी। पिता के देहांत के बाद घर की, माँ और मनीष की सारी जिम्मेदारी उमेश के कंधों पर आ गई थी। उमेश को अपनी पढ़ाई भी अधूरी छोड़नी पड़ी, लेकिन उसने मनीष की पढ़ाई छूटने नहीं दी। वो गांव की एक फैक्ट्री में डबल शिफ्ट में काम करता था, खुद फटे पुराने कपड़े पहनता, लेकिन भाई की हर फरमाइश को पूरी करने की वो हमेशा कोशिश करता था। उमेश को उम्मीद थी कि एक दिन मनीष सब कुछ संभाल लेगा। भैया कॉलेज प्लेसमेंट से मुझे बहुत ही अच्छी जॉब ऑफर हुई है, सैलरी पैकेज भी बहुत ही बढ़िया है। वाह छोटे वाह, दिल खुश कर दिया तूने तो है। देखा माँ, मैं ना कहता था अपना मनीष एक दिन सब ठीक कर देगा। ये सब तेरी तपस्या का फल है बेटा। अच्छा माँ, इसका मतलब मैंने कुछ किया ही नहीं? अरे नहीं, माँ तो बस ऐसे ही बोल रही है। ये सब तेरी मेहनत का नतीजा है मेरे भाई। आज तो कुछ अच्छा सा बनाओ ना खाने को, आज भरपेट खाना भी खाऊंगा और नींद भी बड़े चैन की आएगी मुझे। कुछ ही दिनों में पूरा परिवार शहर शिफ्ट हो गया। मनीष को अच्छी सैलरी के साथ साथ शहर में रहने के लिए ऑफिस की तरफ से एक बढ़िया फ्लैट भी मिला था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मनीष ने घर चलाने की जिम्मेदारी संभाल ली थी और उमेश माँ का ख्याल रख रहा था। लेकिन काश ये सब हमेशा के लिए होता। कुछ ही वक्त में दोनों भाइयों के अपने अपने परिवार हो गए। उमेश की पत्नी माला गांव की एक सीधी सादी लड़की थी, जबकि मनीष की बीवी राम्या का ताल्लुक शहर की हाई क्लास सोसाइटी से था। राम्या बहू, बुरा मत मानना, पर एक बात है, तुम ना जब भी अपने जेठ के सामने आया करो तो थोड़ा सा कपड़ों का ख्याल रखा करो। वो रिश्ते में बड़ा है तो। ये किस जमाने की बात कर रही हैं माँ जी आप? मैं पढ़ी लिखी शहर की लड़की हूँ, कोई गांव की गवार नहीं। ये सब नाटक मुझसे नहीं होगा, ये समझ लीजिए। राम्या अपनी सास को झिड़क कर वहां से चली गई। इत्तेफाक से उमेश उस वक्त वहीं पर था और उसने सब कुछ सुन लिया। जैसे मैं मनीष का भाई हूँ वैसे ही राम्या का भी हूँ, तो ये सब आप रहने दो। वो आज के जमाने की लड़की है, उसे अपने हिसाब से जीने दो। अब ऐसा करूंगा कि मैं ही उसके सामने कम पड़ूंगा आपसे। उमेश ने फिलहाल तो बात संभाल ली, लेकिन ये सब यहीं खत्म नहीं होना था। देखो मनीष, अब बहुत हो गया। मैं अब इन गवारों के साथ और नहीं रह सकती। राम्या देखो, थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना, आखिर वो मेरी फैमिली है। हाँ, तो मैं भी तुम्हारे लिए अपनी फैमिली छोड़कर आई हूँ, और वैसे भी फैमिली वो होती है जहाँ सब एक दूसरे का हाथ बटाए। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। छोटा भाई मेहनत करता है और बड़ा भाई बैठकर सिर्फ रोटियां तोड़ता है। आगे हमारी भी औलाद होगी, तब भी क्या तुम उससे पहले इन सब के बारे में सोचोगे क्या? मनीष कब राम्या की बातों में आ गया उसे पता ही नहीं चला। उमेश ने उसके लिए क्या कुछ किया था, वो सब कुछ मनीष के दिलो दिमाग से मिट चुका था। ओह गॉड भाभी, ये क्या किया आपने? माफ करना राम्या, मैं तो बस इसे साफ कर रही थी, गलती से गिर गया मुझसे। बस भाभी, सब समझती हूँ मैं। सब कुछ मुफ्त का मिल रहा है, वो क्या कम है जब घर का सामान भी तोड़ना शुरू कर दिया आपने। बस राम्या, ये तुम कैसे बातें कर रही हो माला से? उसने कहा ना कि गलती हुई उससे, फिर बात को इतना तूल देने की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि अब मुझे और मनीष को अपने बारे में सोचना है, जो आप सबके साथ होते हुए पॉसिबल नहीं है। साफ साफ सुन लीजिए, अब आप सबका ठेका हम और नहीं ले सकते। और हाँ, माँ जी को भी साथ लेते जाएगा, क्योंकि उनके साथ एडजस्ट करना भी बहुत मुश्किल है हमारे लिए। राम्या की बातें सुनकर उमेश को गहरा धक्का लगा, उससे भी ज्यादा इस बात से कि मनीष वहीं पास में खड़ा था और ये सब कुछ चुपचाप सुन रहा था। मनीष, तू कुछ नहीं कहेगा क्या? मैं क्या कहूँ भैया, मैं मानता हूँ कि राम्या के बोलने का तरीका थोड़ा कड़वा जरूर था, लेकिन असल में कुछ गलत तो नहीं कहा उसने।
अच्छा, तो तू भी बोल देना साफ साफ कि हम सब भारी पड़ रहे हैं तुझ पर। ऐसे गलती मेरी ही है, तुझसे इतनी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए थी मुझे। शुक्र है कि आपको ये बात समझ में तो आई, और अब जब आप समझ ही गए तो उम्मीद है कि आगे क्या करना चाहिए ये भी आप समझ ही गए होंगे। मनीष इशारा दे चुका था और उमेश ने समझ भी लिया था। वो माला और अपनी माँ के साथ मनीष के घर से चला गया। हालांकि वो गांव वापस नहीं गया, बल्कि शहर में ही एक किराए का कमरा लेकर उसमें रहने लगा। कुछ ही दिनों में उसे पहले की तरह एक फैक्ट्री में काम भी मिल गया, और इस तरह दोनों एक ही शहर में रहते हुए भी एक दूसरे से बहुत दूर हो गए। मनीष जी, आपकी पत्नी की हालत बहुत क्रिटिकल है, बहुत ब्लीडिंग हो चुकी है। अगर अभी ब्लड अरेंज नहीं हो पाया तो माँ और बच्चे दोनों को बचाना बहुत मुश्किल होगा। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। आपको जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी बीवी और मेरे बच्चे को बचा लीजिए प्लीज। देखिए, यहाँ बात पैसे की नहीं है। हम हर जगह पता कर चुके हैं, पर आपकी वाइफ का ब्लड ग्रुप कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो आपको किसी डोनर को ही ढूंढ कर लाना होगा, और वो भी बहुत जल्दी। मनीष जिससे भी बात कर सकता था उसने की, लेकिन कुछ नहीं हो सका। वो बिल्कुल अकेला था और परेशान भी। तभी अचानक, हेलो मनीष जी, आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए, आपकी वाइफ के लिए ब्लड डोनर मिल गया है। उस फोन कॉल से मानो मनीष में नई जान आ गई। वो फौरन अस्पताल पहुंचा। राम्या को खून चढ़ाया जा चुका था और अब वो और उसका बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है। डॉक्टर, मैं उस डोनर से मिलना चाहता हूँ जो मेरे लिए भगवान बनकर आया है। आप जाकर मिल लीजिए। मनीष ने डोनर को देने के लिए पैसों की गड्डी अपनी जेब में तैयार रखी थी, लेकिन डोनर का चेहरा देखने के बाद वो उन पैसों को अपनी जेब से बाहर निकाल ही नहीं पाया। उल्टा उसकी आंखों में शर्मिंदगी के आंसू बहने लगे। भैया, आपने बचाई राम्या की जान? नहीं, मैंने अपने छोटे की जान बचाई है, वो छोटा जो तुझसे कहीं बेहतर होगा। मनीष रोते हुए उमेश के पैरों में गिर जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझ पर पैसों का नशा हो गया था। आपके किए हुए उपकार को भूल गया मैं। माँ का भी ख्याल नहीं किया, भाभी को भी घर से जाने को कह दिया। सच में मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया भैया, मुझे माफ कर दीजिए भैया, मेरा यकीन कीजिए। अब मैं सब ठीक कर दूंगा भैया, हम सब फिर से साथ रहेंगे, बहुत प्यार से रहेंगे भैया। नहीं छोटे, अब ये मुमकिन नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तेरा मन अब साफ हो गया है। मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी हम एक साथ एक घर में रहें ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि दूर रहकर भी हम एक दूसरे के दिल में रहें, है ना? ऐसा सचमुच हो रहा था। दोनों भाई इस बार जब गले मिले तो पूरे दिल से मिले। दोनों के बीच वो प्यार साफ दिख रहा था जो अमीरी गरीबी के फर्क के बीच कहीं खो गया था। भले ही पैसों के मामले में उमेश अब भी मनीष से कम था, लेकिन भाइयों के मजबूत रिश्ते के सामने अब ये अंतर कमजोर पड़ने वाला था। अज्जू, अब बस भी कर, कितना रोएगा? रो नहीं तो क्या करूं? मुझे ये बताओ, आप मेरे भाई हो या उस किशन के? आपने मेरी बॉल उसे क्यों दे दी? अज्जू, वो बॉल उसी की थी, तूने उससे छीनी थी, ये तो गलत है ना? तो क्या हुआ? मैंने छीनी थी तो वो मेरी हो गई ना। और वैसे भी वो किशन बॉल से कैसे खेलते हैं उसे तो ये भी नहीं पता। नहीं अज्जू, हमेशा याद रखना, कोई भी चीज किसी से छीन लेने से वो तुम्हारी नहीं हो जाती। तू परेशान क्यों होता है? मैं तेरी और किशन की दोस्ती करवा दूंगा। नहीं, रहने दो भैया, अब तो मुझे मेरी नई बॉल चाहिए। इतना कहकर अजय वहां से चला जाता है। विजय बड़ा भाई था और अजय को अच्छी और सही बातें सिखाता था, लेकिन अजय को तो हमेशा अपने मन की ही करनी थी। पिता के देहांत के बाद अचानक ही विजय पर घर चलाने की जिम्मेदारी आ गई, जिस वजह से उसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। वो गांव के ही एक सेठ के यहाँ काम करने लगा। उसने अजय की पढ़ाई रुकने नहीं दी। दोनों की मां शांति भी लोगों के घरों में काम करने लगी। बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा चल रहा था, लेकिन इस सब से अजय को कोई मतलब नहीं था। उसे तो अपनी जिंदगी अपनी तरह से ही जीनी थी। माँ खाओ। क्या हो गया? क्यों आसमान सिर पर उठा रखा है तूने? माँ, मुझे आज के आज नई बॉल चाहिए। अरे, लेकिन पिछले हफ्ते ही तो तुझे नई बॉल दिलवाई थी विजय ने, वो कहाँ गई? अब वो खो गई। अब मुझे नई बॉल चाहिए, और वो भी अच्छी वाली। तभी विजय भी घर आ जाता है। उसके हाथ में एक नई बॉल थी, वो उसे अजय को देता है। अजय उस बॉल को लेकर विजय से बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद शांति विजय से कहती है, विजय बेटा, इसका दिमाग इतना खराब मत कर।
तू सारा दिन मेहनत करता है और ये। कोई बात नहीं माँ, अभी छोटा है, समझ जाएगा। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। विजय ने कड़ी मेहनत से अब खुद का एक ढाबा खोल लिया था। घर खर्च के साथ साथ वो अजय की पढ़ाई का भी सारा खर्च उठा रहा था। फिर एक दिन, भैया वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ अज्जू, बोलो ना। भैया मुझे एमबीए करना है। शहर में एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, मेरे दोस्त के पापा की वहां अच्छी जान पहचान है। मेरा एडमिशन आराम से हो जाएगा, बस थोड़ा फंड जमा करना होगा। अच्छा, कितने पैसे लगेंगे? ये कोई 4-5 लाख। क्या, इतने पैसे? लेकिन अज्जू। भैया मुझे पता है आपके पास पैसे हैं, बस आप मुझ पर खर्च करना नहीं चाहते। अजय, ये क्या तरीका है अपने बड़े भाई से बात करने का? तुझे ये तो पता है कि उसके पास पैसे हैं, लेकिन वो पैसे कमाने में इसने कितनी मेहनत की है इसका तुझे एहसास भी है? इसका सपना है कि अपने ढाबे को एक अच्छे होटल में बदले, इसलिए कितने सालों से पाई पाई जोड़ी है इसने। तुझे जो करना है अपने दम पर कर। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। ये मुझसे नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? कोई बात नहीं अज्जू, तू जाकर सारी बात कर ले, पैसों की चिंता मत कर। एक बार तेरी अच्छी नौकरी लग जाए फिर तो सारे सपने पूरे हो ही जाने हैं। शांति के मना करने के बावजूद विजय अपने जोड़े हुए सारे पैसे अजय के एडमिशन के लिए खर्च कर देता है और आगे भी अजय के सारे खर्च उठाता है। अजय को एमबीए के बाद कॉलेज प्लेसमेंट से एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल जाती है। ये सुनकर विजय बहुत खुश था। उसे उम्मीद थी कि अब घर के खर्च में अजय भी उसका हाथ बटाएगा। अज्जू, तू घर कब आ रहा है? सुन, मैंने तुझसे कहा था कि शहर में कोई अच्छा डॉक्टर देख के बताना, माँ की हालत बिगड़ रही है। ओफो भैया, अब मैं जॉब करूं या ये सब करूं, मेरे पास सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। आप वहीं पर देख लो ना, और मैं फिलहाल घर नहीं आ पाऊंगा, बहुत बिजी हूं मैं। ये कहकर अजय फोन काट देता है। साथ ही वो उम्मीद भी तोड़ देता है जो विजय उससे लगाकर बैठा था। ऐसे ही वक्त बीतता गया। अजय ने कभी विजय और अपनी माँ की मदद करने के बारे में नहीं सोचा। उसने शहर में अपने बॉस की बेटी से शादी कर ली और शादी में मिले फ्लैट में आराम से रहने लगा। विजय का भी अब अपना परिवार था। पत्नी विभा और 2 बच्चों के साथ वो अपनी माँ शांति की भी जिम्मेदारी उठा रहा था। फिर एक दिन, विजय बेटा, अब लगता है ज्यादा दिन नहीं है मेरे पास। अज्जू को बुला ला बेटा, जाते जाते एक बार उसका चेहरा देखना चाहती। विजय अजय को फोन लगाता है, लेकिन अजय एक बार भी उसका फोन नहीं उठाता। हार मानकर विजय खुद उसे लेने उसके घर पहुंच जाता है। अरे भैया, आपको यहां आने की क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत थी तभी तो आया हूं। माँ की हालत ठीक नहीं है, वो तुझसे मिलना चाहती है। तू और निधि जल्दी चलो मेरे साथ। इतने में अजय की पत्नी निधि कमरे से बाहर आती है और कहती है, अजय, मैं तो नहीं चल पाऊंगी। तुम्हें तो पता ही है ना, मुझसे बिना एसी के रहा नहीं जाता। और वैसे भी नेक्स्ट वीक कंपनी का इवेंट भी तो है। इतने इंपॉर्टेंट टाइम में तुम कैसे जा सकते हो? हाँ भैया, निधि बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं नहीं आ पाऊंगा। अज्जू, तेरा दिमाग तो ठीक है, तू इतना बड़ा आदमी हो गया कि तेरे लिए ये सब मां से भी जरूरी हो गया है। बस भैया, मां का बहाना बनाकर आप मुझे मत सुनाओ। और ये अज्जू क्या है? मेरा नाम अजय है। मेरी यहां क्या रेपुटेशन है आपको क्या पता? यहां आपका वो सस्ता ढाबा नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनी है जिसे मैं संभालता हूं। मैं अपने काम को सीरियसली लेता हूं, इसलिए आज मैं कहां हूं और आप कहां, खुद ही देख लीजिए। आपकी लाइफ स्टाइल और मेरी लाइफ स्टाइल में कितना अंतर है, ये तो आपको दिख ही रहा होगा। दिख रहा है, आज सब दिख रहा है मुझे। विजय अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए वहां से वापस अपने घर की तरफ लौट जाता है। उसकी बची खुची उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी थी। शांति बीमारी से लड़ते हुए जल्दी ही दुनिया को अलविदा कह देती है। अब अजय और विजय के रास्ते बिल्कुल अलग थे। अमीरी के घमंड में अजय वो सब करता गया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने अपने ही ससुर की कंपनी को धोखे से अपने नाम करने की कोशिश की। ये धोखा निधि को भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अजय को छोड़कर चली गई।
अजय के ससुर ने उस पर फ्रॉड का केस कर दिया। अजय को लग रहा था कि उसे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन वो गलत था। कोर्ट में वो केस हार गया। अब ना तो उसके पास पैसे थे और ना ही रहने के लिए आलीशान घर। अजय जहां भी नौकरी की उम्मीद लेकर जाता, उसे एक ही जवाब मिलता था। देखिए, आपकी क्वालिफिकेशन तो ठीक है, लेकिन आपका नाम मार्केट में इतना खराब हो चुका है कि हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन सर, मैं काबिल हूं। मैंने इतनी बड़ी कंपनी को अपने दम पर चलाया है। आपकी कंपनी? किसी की कंपनी छीन लेने से वो आपकी नहीं हो जाती मिस्टर अजय। ये वही सीख थी जो विजय ने बचपन में अजय को दी थी, जो अजय को तब तो समझ नहीं आई, लेकिन अब आ गई थी। उसे एहसास हो गया था कि वो हमेशा से गलत था। इतने सालों में पहली बार उसे घर की याद आ रही थी, और अपने भाई विजय की भी। वो तुरंत अपना सामान लेकर अपने गांव पहुंचा, लेकिन उसका गांव अब पहले जैसा नहीं था। गांव में पक्की सड़क थी, अच्छे मकान थे और खास तौर पर हर जगह एक बड़े होटल के इश्तेहार लगे हुए थे। उस होटल के इश्तेहार के साथ हर जगह विजय की फोटो भी लगी हुई थी। अजय ये सब देखकर चौंक गया। उसने एक गांव वाले से इस सब के बारे में पूछा तो उसे पता चला। भैया, ये तो हमारे विजय भैया हैं। हमारे गांव की तो काया ही पलट दी विजय भैया ने। कई साल पहले ढाबा चलाते थे, फिर अपनी मेहनत से उस ढाबे को इतना बढ़िया होटल बना दिया इन्होंने कि दूर दूर से लोग यहां आने लगे। लोग आए तो गांव के लोगों को भी दूसरे रोजगार मिला और सबके दिन संवर गए। ये सब जानकर अजय और भी शर्मिंदा हो गया। वो तुरंत अपने घर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर भी वो हैरान रह गया। उसका घर अब पहले जैसा नहीं था। वो तो एक आलीशान हवेली थी। नौकर चाकर घूम रहे थे और तभी उसने सामने से विजय को आते हुए देखा। स्वागत है मिस्टर अजय। कहिए, क्या सेवा कर सकता हूं आपकी? भैया, मैं मुझे माफ कर दीजिए भैया। मुझे समझ आ गया है कि मैं कितना गलत था। मुझे मेरे केस की सजा मिल गई है। पैसों की चमक ने मुझे अंधा बना दिया था भैया। इतना कहकर अजय रोने लगता है। विजय उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मुझे खुशी है कि मैंने जिस अज्जू को भेजा था, आज वही वापस आया है मेरे पास, शहर के घमंडी अजय को वहीं पर छोड़कर। मुझे कल भी तेरी जरूरत थी और आज भी तेरी जरूरत है मेरे भाई। विजय ने अजय को दिल से माफ कर दिया था। उसने अजय को गले से लगा लिया और इसी के साथ दोनों भाइयों के बीच वो लकीर भी मिट गई थी जो अजय ने अपनी अमीरी के घमंड में आकर खींची थी।